हेलो सी एंटर स्टार्ट करें। तो आपको समझ में आ रहा है सम्स वगैरह? सो वी कैन प्रोसीड विद द न्यू बिगेस्ट सम्स। बहुत सम्स है, मतलब इतने सम्स, मतलब जो अपन सम्स करने वाले हैं वो काफी हाई लेवल के सम्स होंगे, तो आप उसको बराबर से देख लीजिएगा। अब देखो अभी उसने क्या बोला है। मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो मेरे लिए सिक्स है ना, क्योंकि मेरे बुक्स में ये 7 है। बुक्स में 7 है और ये इंटरनेशनल होटल लिमिटेड के नाम से, इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड, यस, ये नाम से सम्स है। देखो आपको मिलेगा। अब ध्यान से सुनो। इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अब मैं क्या करूंगा, मान लो मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों नहीं बनाऊंगा, आपको बनाना है। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट जो हमने बनाया था वो एज इट इज आपको बनाना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, समझे ना। बट मैं सिर्फ नोट्स टू अकाउंट बनाऊंगा, यानी मैं नोट्स बनाऊंगा, फिर उसको मैं शॉर्ट में सॉल्व भी करूंगा। ठीक है, चलो ध्यान दो। ऑथोराइज कैपिटल में, ऑथोराइज कैपिटल में दिया है डिवाइडेड इनटू 5000 प्रेफरेंस शेयर है और 10,000 इक्विटी शेयर है, दोनों 100 रुपए का। सब्सक्राइब कैपिटल में 5,000 6% वाला प्रेफरेंस शेयर है जो 100 रुपए का एक है, और इक्विटी कैपिटल है 8,05,000, वो भी शेयर कैपिटल में जाएगा। परचेज, अभी आप देखना परचेज में ना दो है, एक वाइन्स है और एक फूड स्टफ है। देखो इंटरनेशनल होटल है, मतलब वो वाइन्स वगैरह परचेज करेगा, बल्कि फूड स्टफ वगैरह उसके लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होगा, समझा ना। तो वो परचेज में आएगा, वाइन्स वगैरह किस में आएगा, परचेज में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वाला लिखो उधर, परचेज, और फुल स्टॉप किधर आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वाला वेजेस एंड सैलरी किधर जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, रेंट रेट एंड टैक्सेस अदर एक्सपेंस, लॉन्ड्री अदर एक्सपेंस। सेल्स में वाइन सिगरेट सिगार एक्सेट्रा और फूड, ये दोनों रेवेन्यू है, ठीक है। कोल एंड फायर वुड, फिर कैरेज एंड कूलेज, फिर सन्ड्री एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, रिपेयर, ये सब जाएगा अदर एक्सपेंस में, क्योंकि डेबिट साइड में दिया और ये अदर एक्सपेंस में जाएगा। बल्कि रेंट ऑफ रूम, बिलियर्ड, मिसलेनियस रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, ट्रांसफर फीस, ये सब जाएगा अदर इनकम में। ठीक है, एक ही बार लिख दिया मैंने, ठीक है। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट में जाएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स फिक्स असेट में जाएगा, इन्वेंटरी ऑन हैंड, इन्वेंटरी ऑन हैंड और 1 अप्रैल है, मतलब ओपनिंग स्टॉक है, तो किस किस का देख लेते हैं। वाइन सिगरेट सिगार जो है ना वो चेंज इन इन्वेंटरी में आएगा, किसमें आएगा, वो चेंज इन इन्वेंटरी में। बल्कि फूड स्टफ जो है ना, फूड स्टफ वो इन्वेंटरी है ना, फूड स्टफ, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ही तो आएगा ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो कंज्यूम, तो उसमें आएगा, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस। तो वाइन सिगरेट सिगार एक्सेट्रा लिखो, चेंज इन इन्वेंटरी ओपनिंग स्टॉक, और फूड स्टॉक के यहाँ पे लिखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में से लेस होगा। कैश इन हैंड और कैश विद बैंकर, CCE, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंस अदर एक्सपेंस। 2000 डिवेंचर है जो 100 रुपए का एक है, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। इज दैट क्लियर? मैं तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देख रहा हूँ, जरा देखो आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिखता है क्या,
क्योंकि 2000 डिबेंचर है, 100 रुपए का, एक मतलब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, और इस पे 6% लिखा हुआ है, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो 2 लाख पे 6%, 12,000, तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का दो इफेक्ट नीचे लिखो। पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 12,000, इसका दो इफेक्ट बोलो। पहला फाइनेंस कॉस्ट में आएगा और दूसरा अदर करेंट लायबिलिटी। क्लियर? आगे प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में ले सकते हो, गुडविल एट कॉस्ट, पीपी, फिर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस अभी वो खत्म हो गया, आपका ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया। अब हमको दिया उसने एडजस्टमेंट, वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसका दो पार्ट होगा, लिखो उधर बाजू में। वेजेस एंड सैलरी में ऐड होगा, फिर अदर करंट लायबिलिटी। तो वेजेस एंड सैलरी में डॉट दे दो। फिर इन्वेंटरी एज ऑन 31 मार्च 2002, तो जो इन्वेंटरी है 31 मार्च 2002 का, वो क्लोजिंग इन्वेंटरी होगा। अब क्लोजिंग इन्वेंटरी का दो इफेक्ट बोलो, एक वाइन से सिगरेट है और सिगार है, तो ये चेंज इन इन्वेंटरी में जाएगा, तो चेंज इन इन्वेंटरी से माइनस होगा। और दूसरा इफेक्ट इन्वेंटरी में आएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। इज दैट क्लियर? तो चेंज इन इन्वेंटरी में से लेस होगा और दूसरा इन्वेंटरी कॉलम में आएगा। फुल स्टॉप, लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, लिखो उधर, लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और दूसरा इन्वेंटरी। ठीक है? अब डेप्रिसिएशन बोला है, किस किस पे डेप्रिसिएशन बोला है देख लो। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग एट 5% पर एनम। इज दैट क्लियर? तो देखो फर्नीचर एंड फिटिंग डेप्रिसिएशन है ना, फर्नीचर एंड फिटिंग पे डॉट दो, और दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है 2%, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे भी डॉट दो। तो मुझे बताओ दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? पहला लेस फ्रॉम फिक्स एसेट और दूसरा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। उसके बाद अब थोड़ा एडजस्टमेंट पे ध्यान देते हैं। द इक्विटी कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011 को इक्विटी कैपिटल में 7,20,000 था, जिसमें 6,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स थे और 2,060 पेड अप था, मतलब टोटल 8,000 शेयर्स हुए। अब देखना जरा आराम से ध्यान देना, ये 1 अप्रैल की बात है, हम लोग तो 31 मार्च 2012 के लिए सॉल्व करें। तो 6,000 शेयर प्लस 2,000, टोटल 8,000 शेयर्स हुए। दूसरा, डायरेक्टर मेड अ कॉल ऑफ ₹40 पर शेयर, डायरेक्टर ने कॉल किया ऑफ ₹40 पर शेयर, 40 रुपए कॉल किया, 60 रुपए पेड था, तो 40 रुपए का कॉल किया। 1 अक्टूबर 2011 को 100 शेयर्स पे 40 रुपया नहीं आया, इसके लिए उस शेयर्स को फॉरफिट किया गया और उसको री इश्यू किया गया 90 पर शेयर्स पे। पैसा नहीं आया तो हमने देखो क्या हुआ ना, 100 शेयर्स था, देखो क्या हुआ, टोटल 6,000 शेयर्स पे 100 रुपया, मतलब 6 लाख। फिर 2,000 शेयर्स है, इस पे 100 रुपया कॉल्ड अप होना चाहिए, बराबर, तो वो 2 लाख, टोटल 8 लाख ही आएगा। अब हुआ क्या, ये 2,000 शेयर्स का वो स्टोरी आगे बोल रहा है कि 2,000 शेयर्स का ना सिर्फ 60 रुपया लिया, मतलब 40 रुपया बाकी है। अब 40 रुपया मैंने, मतलब कितना रुपया मांगा, 80,000, बराबर 80,000 मांगा, बट 100 शेयर्स ने 40 रुपया नहीं दिया, मतलब 4,000 नहीं दिया, तो ये कॉल इन अरियर हो गया। आपको समझा क्या? ये कॉल इन अरियर हो गया। अब आप बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस में देखो, ट्रायल बैलेंस में आपका इक्विटी शेयर कितना है टोटल, देखो ये कैलकुलेशन को मैं अभी फिर से डाइवर्सिफाई करके बताता हूँ। ठीक है, आपके पास टोटल इक्विटी कैपिटल कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल 8,05,000, इतने शेयर ने कॉल इन अरियर किया। अभी क्या किया, ये शेयर को मैंने री इश्यू किया, कितने रुपए में, 90 रुपीज में।
अब इन दोनों 90 रुपीज में रेशियो किया तो फोरफिट किया हुआ शेयर को रेशियो किया तो एड शेयर फॉर फीचर होता है 5,000 9,000, तो देखो 8 लाख ही आएगा ना। ये समझा क्या? तो फिर इसके बाद जो कैपिटल रिजर्व होगा, तो मैंने गलत रिकंसिलेशन किया, एक सेकेंड। हाँ, मैंने गलत रिकंसिलेशन किया। अभी क्या बोल रहा है देखो, वो क्या बोल रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल का टोटल कितना आना चाहिए, 8,05,000। अब उसमें क्या किया, 4,000 का कॉल इन अरियर हुआ और 9,000 का शेयर फॉर फीचर। तो देखो ये 8 लाख, ये 8 लाख आएगा। तो जो डिफरेंस होता है ना, आपको मालूम है सीए फाउंडेशन में हमने किया है कि शेयर शेयर का कॉल इन अरियर हुआ तो हम लोग शेयर को रीइश्यू करते, शेयर को रीइश्यू करने के बाद शेयर को फोरफिट करते, शेयर को फोरफिट करने के बाद हम लोग उसको रीइश्यू करते। तो जब प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट 5,000 को हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाता है, बट वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से प्रॉफिट कहां पे जाता है, कैपिटल रिजर्व। तो डायरेक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूं कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो 8,05,000 है उसमें 5,000 तो प्रॉफिट वाला है, तो वो हमको निकालना पड़ेगा, समझे? तो इस तरह हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में। डायरेक्ट हम लोग कैपिटल रिजर्व में ही करने वाले। ओके, क्योंकि ऑलरेडी 8,05,000 है ना, सब कंसीडर करके। बट जब शेयर रीइश्यू हुआ है तो उसका प्रॉफिट तो हमको शेयर फॉरफीचर में डालना ही पड़ता है। ठीक है, आगे। तो पूरा पॉइंट खत्म हो गया, कोई पूरा एक सेंटेंस उसी के ऊपर था। डायरेक्टर डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 8% ऑन इक्विटी शेयर। डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि इन द ड्यूरिंग द ईयर एंड में ही किया। ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड, अच्छा उसने बोला है देखो, ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द जनरल रिजर्व, मतलब कुछ जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर किया है। क्लियर? मतलब यहाँ पे जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो जनरल रिजर्व में से कम होगा। तो डिविडेंड का दो इफेक्ट याद करो। 8 लाख पे 8 लाख पे डिविडेंड कितना आता है मेरे को बताओ। 8 लाख पे 8%, 64,000 का डिविडेंड है। अब 64,000 का डिविडेंड को, ये इक्विटी डिविडेंड हुआ, इसका दो इफेक्ट बोलो। पहला लेस फ्रॉम जनरल रिजर्व, दूसरा अदर करंट लाइबिलिटी। अच्छा प्रेफरेंस शेयर है क्या? यस है। प्रेफरेंस शेयर पे कितना डिविडेंड आएगा, 30,000। ड्यू तो होगा ना डिविडेंड। तो इधर लिखता हूं, प्रेफरेंस डिविडेंड 30,000, उसका दो इफेक्ट बोलो, लेस फ्रॉम जनरल रिजर्व अदर करंट लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? तो अब स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, अब कौन सा यूज होने वाला है वो हम लोग हर बार सोचेंगे। ठीक है, नंबर 1, शेयर कैपिटल। ठीक है, उसमें कितना है,
5,000 6% preference share of rupees 100 each. 5 lakh. $10,000 equity share of rupees 100 each. 15 लाख. ठीक है. अब बी वाला पार्ट. issued, subscribe, and paid up capital. अब मैं बोलूं इसमें मैं डायरेक्ट लिखता हूं 8,000 equity share of rupees 100 each. 8 लाख. फिर उसके बाद 5,000 6% preference share of rupees 100 each. 5 लाख. 13 लाख. ठीक है. यह आपका शेड्यूल नोट 1 होगा. पहले इसको शेड्यूल बोलते थे हम लोग, शेड्यूल्स. फिर वो कंपनी एक्ट आया तो सब चेंज हो गया. नंबर 2 बराबर ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब बोलो रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहला क्या क्या है, ढूंढने का, एक एक करके ढूंढने का बेटा. हाँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस में मैं बोलूं प्रॉफिट एंड लॉस है, बट उसको बाद में लिखने का. और कोई है क्या, लिख देता हूं, चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. लास्ट ईयर बैलेंस 41,500. अब इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड होगा. मुझे मालूम है ना करंट का प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा, तो मुझे तो पेंडिंग ही रखना पड़ेगा ना. जनरल रिजर्व और है ना, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है 2 लाख. अब याद करो इसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे. समझ में आ रहा है कितना है प्रेफरेंस डिविडेंड? अभी तो हमने नहीं किया था 30,000. सबसे पहला प्रेफरेंस डिविडेंड ही माइनस करने का, बराबर. फिर लेस दोगे इक्विटी डिविडेंड 64,000. आउटर में कितना आएगा 2 लाख माइनस 30,000 माइनस 64,000. तो मैं बोलूं 1,06,000 आएगा. वो इक्विटी डिविडेंड को ट्रांसफर करने बोल रहा है क्या, जरा देख लो ना. अब देखो एक लास्ट में पॉइंट पढ़ो डिविडेंड को लेके. द डायरेक्टर डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 8% ऑन इक्विटी शेयर. डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 8% ऑन इक्विटी शेयर, ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट में बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द जनरल रिजर्व. मतलब मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा है ना टिपिकल वाला पॉइंट है. देखो इसको हम लोग लाइटली नहीं ले सकते. मैं क्या बोलने चाह रहा हूं, देखो उसने क्या बोला मालूम है, डायरेक्टर ने बोला कि 8% डिविडेंड देना है. ठीक है, वो डिविडेंड देने वाला है, बराबर. अब इसमें करेंट ईयर का प्रॉफिट भी आएगा. ये देखो
अब हमको नहीं पता प्रॉफिट आएगा कि लॉस, ठीक है, ठीक है। तो एक टोटल अमाउंट आएगा अपने को, क्या आएगा, एक टोटल अमाउंट। अब उस टोटल अमाउंट में से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, वो कितना देने वाले, 30,000। फिर हम लोग इक्विटी डिविडेंड देने वाले हैं, ये हम लोग 64,000 देने वाले हैं। मतलब वो क्या बोल रहा है, ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द जर्नलिज्म, मतलब वो बोलता है कि डिविडेंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से दो, अगर पैसे की जरूरत पड़ी, मतलब उसका बोलने का मतलब क्या है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस में कोई पैसा नहीं बचने वाला है, मतलब अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो आप जनरल रिजर्व में से पैसा उठा लेना। तो कितना पैसे का मुझे जरूरत पड़ेगा जिससे मैं जनरल रिजर्व में से पैसा उठाऊं, ये मुझे देखने वाला पॉइंट है। उसने बोला ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द जनरल रिजर्व, वो बोलता है उतना ही अमाउंट ऑफ आपको अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में से डिविडेंड दो, और अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो उतना पैसा आप जनरल रिजर्व में से ले लो। समझ में आया? तो मुझे नहीं, मुझे तो लग रहा, मतलब लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस कुछ बचने वाला नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि पैसे का शॉर्टेज होने वाला है। बोलो समझा क्या? मुझे लग रहा है पैसे का शॉर्टेज तो होने वाला है, तो फिलहाल तो अभी वेट करना पड़ेगा। मतलब एड करेंट ईयर प्रॉफिट, एड ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व। ना हाउ मच अमाउंट दैट वी कैनॉट से, वी हैव टू वेट। मतलब नेक्स्ट नाम है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट है, 2 लाख। अब कितना ट्रांसफर करना है मालूम नहीं, बट एक लिख के रखता हूं, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद और एक रिजर्व है, अगर आपको याद है, कैपिटल रिजर्व, याद है कैसा, 90 माइनस 40 इंटू 100, तो ये आएगा 5,000। तो ये तो अभी सस्पेंस में रहेगा। पॉइंट नंबर 3, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, जरा देख लो। मैं बोलू 2,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 each, 6%, 2 लाख। yes. और कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो मेरे को दिख रहा नहीं है क्या? देख लो, हो सकता है, एक बार देख लो। नहीं, फिलहाल तो नहीं। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे नंबर 4। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग खत्म हो गया, फिर उसके बाद डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नहीं है, फिर उसके बाद है ट्रेड पेएबल। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, देख लो ना एक बार, बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, नहीं है, तो मेरे ख्याल से ट्रेड पेएबल ही आना चाहिए, ट्रेड पेएबल। अभी आप मुझे बताओ ट्रेड पेएबल किधर जाना चाहिए, आप मुझे बताओ ट्रेड पेएबल कहाँ पे जाना चाहिए, ट्रेड पेएबल के जगह पे जाना चाहिए। कितना है ट्रेड पेएबल, देखो ना, दिया रहेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा नहीं दिया, ट्रेड पेएबल है, पहले ट्रेड पेएबल है ना, 42,000 है। फाइव ट्रेड पेएबल के बाद शॉर्ट ट्रेड पेएबल, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल हो गया, फिर अदर करंट लायबिलिटी, यस।
अदर करंट लायबिलिटी। अब अदर करंट लायबिलिटी का जब बात कर रहे हो तो देखो अभी कितना कितना अदर करंट लायबिलिटी में आना चाहिए। तो बोलो कौन कौन आएगा अदर करंट लायबिलिटी में। देखो आउटस्टैंडिंग, वही है ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी 1280, प्रेफरेंस डिविडेंड 30,000, इक्विटी डिविडेंड 64,000। अब चाहो तो डीडीटी भी ले सकते हो। यस, अब चाहो तो डीडीटी भी ले सकते हो, तो ये ग्रॉस पे लाना पड़ेगा, समझा। तो चाहो तो कर सकते हो डीडीटी, पर हम लोग नहीं ले रहे डीडीटी। फिर उसके बाद और क्या है डेटा रे, अदर और अदर कर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, दिखा आपको कितना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 12,000। याद रखना उसका दूसरा इफेक्ट फाइनेंस कॉस्ट में भी आना चाहिए। वन 107,280। यस बेटा। 6 अदर करंट लायबिलिटी हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है क्या, देख लो, हो सकता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो, जैसे प्रपोज डिविडेंड। अभी तो फिलहाल तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एक ही आता है अपना, वो क्या अपना प्रोविजन फॉर टैक्स। अभी 6th वाला देखो जरा, 6 में क्या आएगा, लायबिलिटी खत्म हो गया, अभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अब बताओ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टार्ट कर दें। अब एक एक बोलो। फ्री होल्ड फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग 8,50,000, उसमें डॉट है ना। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 86,300। और कोई है क्या, फिलहाल तो नहीं लग रहा है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन करेंगे 2%। तो 8,50,000 इंटू 2%, 17,000, तो 8,33,000 आएगा बेटा ये। फर्नीचर एंड फिटिंग्स देख ले बेटा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स में 5% है, 4,315, 8,1985। ठीक है, 8,1985। अब उसके बाद इनटेंजिबल में देख लो, गुडविल 5 लाख है। मेरे इधर है ना अमाउंट है ना बराबर से प्रिंट नहीं हुआ, मेरे पास है ना बहुत जुना है, बहुत जुना मतलब कलेक्शन ऑफ सम्स है मेरे पास। तो मैं हर बैच में यूज कर करके ना अभी उसका लाइफ है ना खत्म हो गया बुक का। जो क्वेश्चन बैंक मेरे पास मैंने जो बनाया है उसका लाइफ है ना खत्म होने आ गया, ऐसा हो गया, इतना यूज किया हो तो दिखता नहीं है बराबर से अमाउंट। तो 14,14,985 फिलहाल तो इतना आने दो। ये कितना शेड्यूल है, 6।
शेड्यूल नंबर 6। अब 7th में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट उसमें आता है, हो गया ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट, आप चाहो तो इसको करंट इन्वेस्टमेंट में भी ले सकते हो, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ले रहे हो मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 8, एक एक नाम लो, उसके बाद डिफर्ड टैक्स असेट है क्या, नहीं है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है, फिर अदर करंट असेट भी नहीं है, फिर इन्वेंटरी, एक नाम लेने का बेटा चलता है। इन्वेंटरी में बोलो, वाइन, cigarettes and cigars, 22,500, food stuff, इसका एक इफेक्ट हो गया मेरे ख्याल से, तो आएगा 38,900। 9th वन इन्वेंटरी होगा, फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल नंबर, ट्रेड रिसीवेबल को ट्रेड रिसीवेबल ही बोलते हैं। कितना है ट्रेड रिसीवेबल? 19,260, 9, 10, 10 बोलो। 10 में आएगा मेरे को लगता है कैश एंड कैश इक्विटी। अब उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा दिया है। अब आप उसमें देखोगे ना तो आपको मिलेगा कैश इन हैंड, दिख रहा है आपको, तो ये आएगा 2,200। फिर है कैश विथ बैंकर्स, 76,380, 78,580, कैश विथ हो गया। फिर अदर करंट असेट कुछ है, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस शायद है, देख ले भाई देख ले, कितना था ये नंबर, ये 10 था। अब हम लोग 11 पीएनएल में जा रहे हैं, पीएनएल 11, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वाइन्स, सिगरेट्स एंड सिगार। देखो ये बाहर से परचेज करता है बट ये मेन उसका बिजनेस एक्टिविटी में आता है, समझे ना। फिर फूड, $1,26,000। ये 11 हो गया। अब 12, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया, अभी क्या लेने का, अदर इनकम,
रेंट ऑफ रूम्स, फटाफट लैपटॉप का चार्जिंग उतर जाता है। रेंट ऑफ रूम 48,000, बिलियर्ड 5,700, miscellaneous receipt 2,800, discount received 3,300, ट्रांसफर फीस, और कोई अदर इनकम है क्या देख ले भाई, क्या है ना, फिर वो बाद में ना अचानक से आ जाएगा, फिर अपने पास जगह भी नहीं रहेगा। तकलीफ यही है। 48,000, 5,700, 2,800, 3,300, 700, 60,500। उसके बाद शेड्यूल 13 ना, शेड्यूल 13 में फॉर्मेट क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मेन फॉर्मेट देख के बोलो ना, उसमें क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बोलो कितना आएगा उसका, क्या क्या आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, क्या क्या आएगा वो फॉर्मेट देख लो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अब जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बोल रहे हो तो इसमें तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? किसके लिए? फॉर फूड स्टफ के लिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 5260, परचेज दिया ना ऊपर 36,200, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 16,400। अब प्लस करके बोलो, 25,060, ये आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आता है। अब एक 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 खत्म करो, एक एक। नंबर 14, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद क्या आना चाहिए? फॉर्मेट जाओ, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है क्या? है ना? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कर रहे हो तो देख लो अभी क्या क्या कंटेंट देना चाहिए उसको। तो मैं बोलूँ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के लिए वाइन्स, सिगारेट, सिगार 45,800, बस इतना ही है। 15 बोलो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बाद चेंजेस इन इन्वेंटरी, इसका तो फिक्स है ना बेटा। ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बोलो कितना है?
12,800 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 22,500। देखो 12,800 लेस 22,500 9,700 माइनस है, ये माइनस तो याद रखना, माइनस करना भी भूलना मत। सोलह चेंजेस इन इन्वेंटरी के बाद मेरे को लगता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आना चाहिए। इतना लंबा सफर है कि हम लोग भूल जाते हैं कि क्या क्या लिखना है। ये नॉर्मल चीज है, ये सब होता है, सब मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब तुम्हारा बराबर जा रहा है समझ। वेजेस एंड सैलरी उस पर डॉट है, डॉट 28,300। अब उसमें वो ऐड करना है ना, आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग 1280। उसका दूसरा इफेक्ट किया क्या हम लोग ने, किया ना अदर करेंट लायबिलिटी में, हाँ 29,580। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहला पूरा शेड्यूल बना लेने का, सब सब पूरा नोट्स टू अकाउंट बना लेने का, उतना जगह छोड़ देने का। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, चलेगा, फिर लिखते जाने का। सॉरी, फिर उसके बाद है फाइनेंस कॉस्ट। बोलो फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा, देख तो रहा हूं मैं। फाइनेंस कॉस्ट में दो आना चाहिए, अगर आपको याद है तो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो एक ही आना चाहिए। $12,000 ये आपका हो गया फाइनेंस कॉस्ट। 18 जानबूझ के थोड़ी ना बना रहा हूँ, आ रहा है तुम्हें क्या। फाइनेंस कॉस्ट के बाद डेप्रिसिएशन एंड एमोरेटाइजेशन। इसमें मेरे को लगता है एक ही है, मतलब डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन तो था ही ना, कितना था वो लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, 17,000 था, और प्लांट एंड मशीनरी पे 4,315, तो 21,315। चाहो तो ऊपर जाके एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेट करना पड़ा, एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करने, उसमें टाइम जाता है, इतना नहीं करने का। 18 हो गया, 19 क्या है, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस ठीक है। अब देखो अदर एक्सपेंस के ऊपर क्या बोला है, पढ़ लो ना, हाँ पढ़ लो ना उसमें। वैसे अदर एक्सपेंस का लिस्ट ज्यादा है नहीं। रेंट रेट एंड टैक्सेस 8,900, लॉन्ड्री 750। एक्चुअली है ना वो रॉन्ग टाइप हुआ है, वो रॉन्ग टाइप हुआ, 750 क्रेडिट में नहीं है, 750 डेबिट में, रॉन्ग है वो, 750 डेबिट में लो।
अब करोगे ना बैलेंस शीट का टोटल, तो बैलेंस शीट का टोटल नहीं होगा, मतलब ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं है, ट्रायल में टैली नहीं हो रहा, इसके लिए 750 यहाँ पे लो, समझा। कोल एंड फायरवुड, 3290, कूलेज 810, सन्ड्री एक्सपेंस 540, एडवर्टाइजिंग 8360, repairs 4250, हम्म, 8900, 750, 3290, 810, 540, 8360, 4250, 32,200। नहीं और भी हो गए ना, अरे यार और है ना यार, प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंस 8,000। और कोई अदर एक्सपेंस अभी तो नहीं है यार, अभी तो यार छोड़ दो यार। ₹40,200 डन। 1900। अब पढ़ो अदर एक्सपेंस के बाद क्या है, कोई एक्सेप्शनल आइटम कुछ है, सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं है ना, ठीक है। ठीक है ठीक है, हो गया, यहाँ पे आपका खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा ना, एक यहीं पे बनाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये आपका इनकम है, ठीक है। 11 एंड 12 इनकम है, 11 एंड 12 इनकम है, तो एक्सपेंस में 19 तक है, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। 11 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है 1,26,000 और ये 60,500, 1,26,000 और ये आएगा 60,500, तो 186,500 आएगा। अब ये जो 13 है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा मालूम है, यहां से पूरा लेके आना पड़ेगा। 13 का 2660, 2660, 14 का है 45,800, 15 का 9,700, नेगेटिव है ना। 16 का, अभी क्लोजिंग करो ऐसा, 29,580, और 17 का 12,000, और 18 का 21,315, और 19 का 40,200। इसका बोलो कितना था, 25,060, 45,800 माइनस 9,700,
प्लस 29,580 प्लस 12,000 21,315 प्लस 40,200 164,255 बराबर है ये। ये प्रॉफिट आ रहा है अभी, टैक्स वगैरह कुछ नहीं है तो प्रॉफिट ही आएगा। तो सीधा आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का लिखना है 164,255, तो ये आएगा 22245। यस, ये है प्रॉफिट 22245। चलो अब अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस की तरफ चलो। तो करेंट ईयर का प्रॉफिट है 22245 बराबर। अब कितना अमाउंट रिजर्व में से ट्रांसफर करने का, ये तो अपने को पता होना चाहिए ना। तो अब दिमाग लगाओ कितना अमाउंट रिजर्व में से ट्रांसफर करना चाहिए। टोटल प्रॉफिट अपने पास कितना अवेलेबल है अभी देख लो ना। 41,500 देखो अपने पास है ना अभी टोटल प्रॉफिट है ना 41,500 प्लस 22245, तो अपने पास टोटल प्रॉफिट है ना अभी 63,745। थोड़ा ऊपर लिखो क्या, तो ट्रिपल प्रॉफिट 63,740। अपने पास इतना प्रॉफिट है। अब इतने प्रॉफिट में से अपने को इतना ट्रांसफर करना है, कितना 94,000 बराबर। तो मेरे को शॉर्टेज कितना हो रहा है 30,255 रुपए का शॉर्टेज हो रहा है। अगर इतना प्रॉफिट मिल गया ना मेरे को तो मैं अपना डिविडेंड बांट सकता हूं, मतलब मुझे इतना ही प्रॉफिट चाहिए जो मैं इसमें से लूंगा। तो ये आएगा 169,745 बस। अब इसको प्लस करो, प्लस 5,000 तो 174,745। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब आप टोटल करो, अभी क्या है, अभी टोटल ही तो करना है 13,174,745 2,00,000 42,107,280। तो टोटल लाइबिलिटी आता है, फिलहाल तो ऐसा आ रहा है टोटल लाइबिलिटी। आई डोंट नो व्हाट मे बी द आंसर विद द असेट 1824025 1824025। अब असेट का देखते हैं और क्या। 1414985 प्लस 272,300 प्लस 38,900 19,260 78,580 1,26,000। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, तो क्या माइनस कर रहा हूँ, हाँ आ गया ना। वन एट टू 4025 यस आ गया ना टैली 1824025। हो गया ठीक है। तो देखो टाइम तो जाता है बट दूसरा कुछ इलाज भी तो नहीं है ना यार।
हम लोग के साथ डिस्कशन वगैरह ज्यादा करते हैं, उसके ऊपर से सॉल्व करते हैं, तो इट टेक्स अ टाइम। बट डोंट वरी, एग्जाम में आपको मिनिमम आधा घंटा तो जाएगा, और सम्स अगर छोटा है ना तो आपको जाना ही चाहिए फाइनल अकाउंट पे, फिर जरा सा भी मस्ती नहीं करने का उसमें। आपको पता नहीं कि आपको कब मार्क्स कमा के दे देगा फाइनल अकाउंट। यस, यस मेरा बेटा, यस। कॉपी कर लो, और क्या। कितना सा उत्तर है? 7th। एक ओवरव्यू कॉपी कर लो, मतलब आपको तो पूरा सॉल्व करना है, मैंने जस्ट एक प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कैलकुलेट किया, नथिंग एल्स। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नाम है रिंग लिमिटेड, देखो करके क्वेश्चन है, रिंग लिमिटेड, रिंग लिमिटेड। अब देखो रिंग लिमिटेड में करना क्या है। Ring Limited was registered with the authorized capital of Ring Limited was registered with the authorized with a nominal capital of 10 lakh, मतलब ये उसका authorized capital हो गया 10 lakh, divided into the shares of rupees 100 each. The following trial balance is extracted from the books on 31st March 2002. बिल्डिंग में फिक्स्ड असेट, बिल्डिंग है तो किधर जाएगा फिक्स्ड असेट, मतलब पीपीई, मशीनरी पीपीई। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो वो सीधा इन्वेंटरी में लिखने का। देखना ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया, याद करो हमने सीएफसी में भी पढ़ा था, सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो वो चेंजेस इन इन्वेंटरी में तो आएगा ही, चेंजेस इन इन्वेंटरी में आएगा ही। और दूसरा किधर आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा किधर आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। इज दैट क्लियर? चेंजेस इन इन्वेंटरी में क्लोजिंग स्टॉक में तो आएगा ही वो, दूसरा किधर आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो दोनों हमने नाम लिखा, लूज टू इन्वेंटरी में जाएगा। ठीक है, परचेस एडजस्टेड है, परचेस एडजस्टेड है तो परचेज किधर जाएगा? परचेज में, बट वो एडजस्टेड है, तो एडजस्टेड है मतलब हम लोग थोड़ा वेट करेंगे उसका आने का, कुछ तो बोलेगा वो, तो हमको वेट करना पड़ेगा। सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसके बाद डायरेक्टर फीस अदर एक्सपेंस, रेंट अदर एक्सपेंस,
डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में जाएगा. बैड डेट अदर एक्सपेंस. इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ले लो. फिर इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अदर करंट असेट. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट पे, तो अदर करंट असेट लिखो. डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट. एडवांस टैक्स शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. सन्ड्री एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में जाएगा. डेटा ट्रेड रिसीवेबल. बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. हे भगवान. एडवांटेज लिया ना. ओके ठीक है. उसके बाद इधर आ जाओ. सेल्स रेवेन्यू. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अदर करंट लाइबिलिटी. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आरडीडी. क्या ये आरडीडी? आज मैं आपको आरडीडी से रिलेटेड एक नया एडजस्टमेंट सिखा था, एक नया फॉर्मूला सिखा था आपको कि जब भी डेटा डेटर आरडीडी ये सब दिया रहेगा ना, तो एक आपको एक टेक्निक ही बताता, वही टेक्निक से सॉल्व करने का. फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस. प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स एंड सरप्लस. क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको फिक्स असेट में से लेस करके बता दो. मतलब लिखो माइनस पीपी, मतलब उसमें से लेस करने का. 14% डिबेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग. याद रखना 14% डिबेंचर है तो उसका इंटरेस्ट भी तो होगा ना. तो इंटरेस्ट डिबेंचर हो गया. ओके ओके. तो काम करो, 4 लाख का 14% कैलकुलेट करो. 4 लाख का 14% कैलकुलेट करो. 56,000. देखो सामने 56,000 का इंटरेस्ट अकाउंट हो गया. तो कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, ना ही प्रीपेड है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अक्रूड बट नॉट ड्यू अदर करंट लाइबिलिटी लिखो उधर. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अदर इनकम. अनक्लेम्ड डिविडेंड पहली बार आ रहा है, अदर करंट लाइबिलिटी. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट. क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक. वो बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000. ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये कंज्यूम आ जाता है बराबर. तो क्या बोला वाले में, क्लोजिंग स्टॉक है ना ओपनिंग स्टॉक से 1,60,000 से ज्यादा है. समझ में आया? मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, तो इसका पहला इफेक्ट क्या आना चाहिए? लेट क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक अपॉन 2. अच्छा, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को x मानता हूं तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? x प्लस 1,60,000. बल्कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी दिया, ओपनिंग स्टॉक भी दिया. नहीं, ओपनिंग स्टॉक तो अपने को फाइंड करना पड़ेगा ना. बोलो कितना आएगा? क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक. तो ओपनिंग देखो, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000. अब समझने का ट्राई करो, जो क्लोजिंग स्टॉक है और ये ओपनिंग स्टॉक है, वो क्या बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक है ना ओपनिंग स्टॉक से 1,60,000 ज्यादा है, पर ओपनिंग स्टॉक कितना? 1,80,000. पर ये 1,60,000 ज्यादा है, मतलब ओपनिंग स्टॉक 20,000 है. समझा क्या? हो गया ना, 1,60,000 ज्यादा हो गया ना यार. ये समझा? ठीक है. अब नेक्स्ट वाला चलो. तो ओपनिंग स्टॉक कितना है उधर? 20,000 लिखो उधर. ओपनिंग स्टॉक इज 20,000. क्लियर है? तो ओपनिंग स्टॉक 20,000.
अब देखो, अभी आपको एडजस्टेड परचेज मिलेगा, मतलब सच में परचेज, ये जो दिया उसने परचेज वो एडजस्टेड परचेज है, तो आपको सच में अभी परचेज मिलेगा। देखो, ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 है, बराबर। अब ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको मिलेगा परचेज, मतलब आपको मिलेगा कंज्यूम, कंज्यूम मतलब एडजस्टेड परचेज। ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 है, तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 5,60,000 आएगा। कैसे? 4,20,000 प्लस 1,80,000 माइनस 20, तो 5,80,000, मतलब आपका परचेज है 5,80,000। ये समझा क्या? तो ये सब ध्यान देना पड़ता है। सीधा पर एडजस्टेड परचेज बोला मतलब समझ जाने का ना कि कुछ तो वो अपने को अटकाने का सोच रहा है, तो हम थोड़ी ना से अटकेंगे, हमको देखना पड़ेगा आगे पीछे सब। तो अभी परचेज हो गया, सब कुछ इससे रिलेटेड काम कर दिया है। आगे प्रोवाइड आरडीडी, ओहो आरडीडी बोले, मैं बोल रहा हूँ ना, आरडीडी के ऊपर मैं आपको अलग से सेपरेटली बताऊंगा। मेक अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एट 30%। चलो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का बोलो, क्या करना चाहिए अपने को प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का? सर उसका तो एक ही कर सकते हैं, लेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपने को ढूंढना पड़ेगा, तब भी मालूम पड़ेगा, तब तक तो हमको मालूम पड़ने वाला नहीं है। समझा बात आपको ये? ओके चलो। Depreciation expense included depreciation of 16,000 on building and that of 24,000 on machinery। तो वो तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में आने वाला है। जो ऊपर जो 40,40,000 रुपए है उसका उसने बाइफर्केशन दिया है, तो वो तो हम लोग वैसे भी लिखने वाले। इसका कहते हैं कि दो पार्ट आ गया बस, बाकी कुछ नहीं। डायरेक्टर डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 25% एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10%। तो डायरेक्टर यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला है और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं। अब मैं बोलो आपको, मैं यहाँ पे कुछ नया सिखाने वाला हूँ। मैं ना आपको डीडीडी का सम्स लेके सिखाता हूँ, मतलब जो डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला। आप मुझे बताओ डिविडेंड कितना डिक्लेयर होने वाला है? 40 लाख है या 4 लाख है ना? 4 लाख पे कितना परसेंट डिविडेंड है? 25%, 1 लाख। पहले लिखो 1 लाख प्लस डीडीटी, प्लस डीडीटी। मैं आपको दिखा दो डीडीटी कैसा है, मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। अच्छा, इसका इफेक्ट बोलो। 1 लाख प्लस डीडीटी का एक ही इफेक्ट बोलो। पहला तो लेस प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस होगा, मतलब अप्रोप्रिएशन। दूसरा अदर करेंट लायबिलिटी। बोलो समझा? अब स्टार्ट करते हैं सम्स को। लास्ट वाला तो वो तो नोट हो गया ना। अब मैं आपको एक बोलता हूं, मैं इसमें, चलो इसमें थोड़ा टाइम बचाने का हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला किसका आता है नोट? शेयर कैपिटल। दूसरा किसका आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरा जस्ट ऐसे ही लॉन्ग टर्म बोरिंग है ना। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद देखो अपना उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग है क्या, देख लो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ऐसा देखा था मैंने कहीं पे। नहीं। तो फोर्थ वाला ट्रेड पेएबल है। ट्रेड पेएबल से कोई रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, ओके, कितना था? फोर्थ था क्या? फाइव। थोड़ा एडिशनल लाइन ही छोड़ो। शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है, ट्रेड पेएबल है, फिर उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी है। देख लो अदर करंट लायबिलिटी में कितना नाम है, एक दो तीन नाम है, चार नाम है। इसके लिए मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। चार नाम है तो रहने दो ना।
अदर करंट लायबिलिटी के बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन रहने दो क्योंकि टैक्स आएगा ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसके बाद सेवेंथ वन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि हाँ, वो जो है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपने को माइनस करना है, मतलब सेपरेटली एज अ डेप्रिसिएशन नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपने को माइनस करना है। कितना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? एक दो, दो ही लग रहा है। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है कुछ? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद अदर करंट एसेट है क्या? देख लो, अदर नॉन करंट एसेट ऐसा कुछ नहीं है। फिर सीधा इन्वेंटरी है। कितने नाम है इन्वेंटरी में? एक दो, दो तीन नाम है। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, मैं सिर्फ जगह छोड़ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। कितना है नंबर? 11। ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितने नाम है देख लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख लो एक बार। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक ही नाम लग रहा है। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, बराबर। यस, ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है। नंबर 13 और कोई नाम है क्या? अदर, अदर करंट एसेट ऐसा कुछ है क्या? देख लो। फिर देख लो ना एक बार, अदर करंट एसेट। यस, एक है नाम। मैं क्या कर रहा हूँ इस बार, थोड़ा सा ना चेंज किया सॉल्यूशन को, मतलब सब में भर रहा। 14 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर 15 अदर इनकम है क्या? अदर इनकम देख लो ना एक बार। 16 कोई कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है ऐसा? देख लो लिखा किधर है, नहीं है। परचेज है। 17 चेंज इन इन्वेंटरी है। फिर 18 चेंज इन इन्वेंटरी के बाद क्या नाम आना चाहिए? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। कितने नाम है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में? एक ही नाम है क्या? ठीक है। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट है ना, फाइनेंस कॉस्ट। कितने नाम है फाइनेंस डिबेंचर फाइनेंस कॉस्ट के? एक ही नाम है ना, ठीक है। 20 फाइनेंस कॉस्ट के बाद नाम क्या है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और उसका ना ब्रेकअप दिया है इस क्वेश्चन में, बराबर ना? तो कोई बड़ा नाम नहीं है, छोटे ही है, बस हो गया। 21
अदर एक्सपेंस। ठीक है, आई थिंक ये और कुछ है क्या? आई डोंट थिंक ये और भी कुछ है इसमें। अब क्या करने वाला हूं ना मैं, अब मैं सॉल्व करने वाला हूं सबको लेके। देखते हैं ना, थोड़ा यूज हो जाएगा क्या, देखते बस। सबसे पहला जो नाम दिया ना बेटा, उसने बिल्डिंग दी। अरे ऐसा सॉल्व किया ना, जो आपको पहला मिलता है उसमें करो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो चलो शेयर कैपिटल से चालू करते हैं। शेयर कैपिटल में तो शेयर कैपिटल ही पहला करेंगे। शेयर कैपिटल ढूंढते हैं ना। ऑथोराइज कैपिटल लिख लो आप, लिख लो ना, उसमें जो है, उसमें कितना है? 1,10,000। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each and 100। ठीक है, इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल कितना है बेटा उसमें? 4,000 of ₹100 each, 4 lakh, isn't it? इसमें प्रेफरेंस वाला है ही नहीं बेटा, 4 लाख ही आना है। अब रिजर्व्स इन सरप्लस देखो क्या क्या है। रिजर्व्स इन सरप्लस में सबसे पहला ना बेटा जनरल रिजर्व है। उस पर डॉट भी था, तो इसके लिए मैं इसको इनर में ही लिखता हूँ। फिर उसके बाद ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर 50,000 बाकी है ना इसमें, बाकी और कोई रिजर्व है क्या? देखो मेरे को तो नहीं लगता कि और कोई रिजर्व मिलेगा इसमें, क्योंकि बाकी जो मिलेगा वो डीडीटी, डिविडेंड और सब लेस करने वाला मिलेगा। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग बताओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है क्या? हाँ है, 14% डिबेंचर्स 4 लाख, ये इतना ही है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, फिर उसके बाद ट्रेड पेएबल में भी उतना ही है। 1,84,000। फिर अदर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या नाम है अभी ढूंढते हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,000। और ढूंढते अदर करंट लाइबिलिटी में, इतना तो पक्का है क्रेडिट साइड में रहेगा ना। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर अक्रूड, बट नॉट ड्यू। फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड 10,000। फिर मैं आपको बोलूं डिविडेंड एंड डीडीटी, ये आना चाहिए बराबर ना। अब चलो डिविडेंड और डीडीटी में आपको कैलकुलेट करना सिखा।
कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग ले रहे हैं थोड़ा समझाने के लिए। नेट डिविडेंड कितना दिया है? 1,00,000। कैसे? 4,00,000 का 25%, इसमें ऐड होगा डीडीटी। आर यू गेटिंग? अब कैसे? 1,00,000 इंटू 15/85, ये तो बराबर ही है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी नेट होता है और डीडीटी कितना होता है? 15%। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, 1,00,000 इंटू 15 डिवीजन 85, मालूम है हम लोग ने डिविडेंड के ऊपर टॉपिक भी किया है। यस, वही से मैंने लिया। ये आएगा 117,647। इनफैक्ट ये अपने को जरूरत नहीं था, क्योंकि अपने को जो चाहिए ग्रॉस डीडीटी चाहिए, ग्रॉस। नेट डीडीटी बराबर एड सरचार्ज, एड कितना परसेंट है? 12% शायद। तो इसका 12% कितना आएगा? 17647 इंटू 12%, तो मैं बोलूँ ये 2,117,218, 17647 प्लस 2,118, 19,765 प्लस सेस एट 3%, ये आएगा 593। तो ये आएगा 20,358। ये हो गया आपका ग्रॉस डीडीटी, समझा? तो आपका डिविडेंड कितना है मालूम है? देखो, डिविडेंड आपका 1,00,000 ही रहेगा रे, बट डीडीटी आपका 20,357। अब ये यहाँ से लेस होगा, कहाँ से? रिजर्व से प्लस में से। अब मुझे नहीं पता करेंट ईयर में क्या आएगा, ठीक है ना? फिर ट्रांसफर टू रिजर्व भी है, तो मैं बोलूँ यहाँ से क्या होगा ना, ऐड करेंट ईयर प्रॉफिट आएगा। करेंट ईयर प्रॉफिट आएगा कि लॉस, दैट वी नीड टू वेट एंड सी। करेंट ईयर में प्रॉफिट आएगा कि लॉस, तो अपने को वेट करना पड़ेगा। तो वो एक जगह लेगा, ठीक है, ये एक जगह लेगा। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व तो लेस ही होगा, और वो इधर आएगा ना, एड ट्रांसफर टू रिजर्व। 10% बोला है ना, बराबर। तो उसके बाद एक अमाउंट आएगा, उसमें से लेस करेंगे इक्विटी डिविडेंड। बोलो समझा कि नहीं समझा? फिर लेस करेंगे डीडीटी, उसमें से लेस होगा, तो फिर बाहर आउटर में रिजर्व आएगा। बोलो समझा ये? तो डीडीटी का झंझट यहाँ पे खत्म कर दिया है। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, बट इसके लिए अपने को वेट करना पड़ेगा प्रॉफिट का। बट इतना मैं बोल सकता हूँ 30% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वेट करना पड़ेगा। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसमें सबसे पहला बिल्डिंग दिया है, कितना है बिल्डिंग? 5,80,000 माइनस 1,00,000, तो 4,80,000। फिर उसके बाद मशीनरी 2,00,000 माइनस 1,10,000, तो कितना आएगा ये? 90,000। तो मैं बोली 5,70,000 आएगा। डीडीटी देखो, डीडीटी का ऐसा है कि अगर आप नहीं भी लेना चाहो ना डीडीटी तो चलेगा। लास्ट सम में भी आप ले सकते थे, बट हमने नहीं लिया,
ये आपके ऊपर, अगर आपको लेना है तो डीडीटी का वर्किंग नोट बता दो, नहीं लेना है तो चुपचाप से रहो। मैं तो सिखा रहा हूँ कि दोनों तरफ से कैसे टैकल करने का, समझा ना। इन्वेस्टमेंट 2,40,000। फिर उसके बाद इन्वेंटरी में मैं बोलूं क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000। उसके बाद लूज टूल भी तो है ना, कितना है लूज टूल? 46,000। 1,80,000 प्लस 46,000 तो 2,26,000। ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल को तो ऊपर से एडजस्टमेंट भी दिया है, तो देखो डेटर एज पर ट्रायल बैलेंस उसने दिया ना, डेटर किधर है डेटर? हाँ, 2,50,000। कोई है एड और लेस, कोई एडजस्टमेंट है ना, आरडीडी है। मैं आपको पूरा फॉर्मूला तो डेटर का देखो, डेटर एज पर ट्रायल बैलेंस एड और लेस एनी अदर एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट में बिल रिसीवेबल डिजॉनर या बिल रिसीवेबल ड्रॉन है, या फिर उसके बाद है क्रेडिट सेल, ऐसा कुछ है नहीं है, बराबर। लेस बैड डेप एज पर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में कोई बैड डेप तो नहीं है। लेस आरडीडी एज पर एडजस्टमेंट, तो 2,50,000 पे 30%, तो ये 75,000 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 1,75,000। सॉरी 4% है यार, 4% है तो 10,000 आएगा, तो ये आएगा 2,40,000। अब है ना डेटर से रिलेटेड ये आधा फॉर्मूला, अब आधा फॉर्मूला ना अदर एक्सपेंस में मैं अब भी चिपका देता हूँ। बैड डेट, बैड डेट, आरडीडी, आरडीडी, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, लास्ट वाला लेस। याद है कितने सारे बच्चे तो मेरे 11th के बच्चे, 11th और 12th के बच्चे, तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि आप सीए फाइनल तक भी जाओगे तो ये तो फॉर्मूला मेरा चेंज होने वाला नहीं है, उसको लाइफ में एक ही बार पढ़ लो, देखो यूज हो रहा है। तो बैड डेट एज पर एडजस्टमेंट कितना है? 12,000। मैंने तब भी जो बोला था आज भी मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ। फिर बैड डेट एडजस्टमेंट में नहीं है, फिर आरडीडी एडजस्टमेंट में 10,000, फिर आरडीडी ट्रायल बैलेंस में 6,000, तो ये आएगा 18,000। 22 ना, 22 और 6 16,000। बोलो समझा क्या ये? मैंने तब भी वही पढ़ा था, आज भी मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ, किधर भी मैंने चेंज किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो डेटर से हम लोग को इधर आना पड़ा, तो डेटर के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है क्या देख लो, है ना, एक ही नाम है बैंक। कितना अमाउंट है? 60,000। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस मेरे को लग रहा है एडवांस टैक्स है ना। 1,20,000। फिर अदर करंट असेट में है ना, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 4,000। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें ना एक ही नाम आता है सेल्स, 10,40,000। फिर अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000।
एक ही नाम है क्या अदर इनकम में? ओके, परचेस। याद है मैंने आपको इसमें टेक्निक बताया था कैसे करने का? यस, 4,20,000 प्लस 1,80,000 -20, तो कितना आता है ये? 5,80,000। वो जो दिया वो एडजस्टेड परचेज है। अब चेंज इन इन्वेंटरी का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,80,000। तो यही तो है ना, बता रहा है कि क्लोज ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है बट माइनस में। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना है? मैं बोलूँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी का नाम है, कितना है सैलरी? 1,20,000। और कोई है क्या वेजेस वगैरह? फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट में डिवेंचर इंटरेस्ट है 56,000। फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन मैंने क्या करना है मालूम है? वो जो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है वो अलग करना है 16,000, और मशीनरी का डेप्रिसिएशन अलग करना है 24,000। मतलब बाइफरकेट करना है बट आउटर में 40,000 तो दिया ही है ना ऊपर। हाँ, अभी अदर एक्सपेंस में हम लोग आ गए, चलो ठीक है। अब अदर एक्सपेंस में ध्यान दो। अदर एक्सपेंस में और कौन सा नाम बचा है अभी हम लोग लिखेंगे? मैं बोलूँ डायरेक्टर फीस बचा है, 20,000। रेंट बचा है 52,000। सन्ड्री एक्सपेंस बचा है 36,000। और कुछ है क्या? मेरे को तो नहीं लगता कुछ है अभी। तो इसका टोटल निकालो क्या, देखते हैं। 16,000, 20,000, 52,000, 36,000। मैं बोले 1,24,000 आ रहे हैं। अब करना क्या है ना, मैं आपको शॉर्ट स्वीट एंड शॉर्ट में बना के देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये इनकम होगा। देखो ना इनकम कहाँ से चालू होता है, बस इनके मिल जाएगा आराम से। 14 और 15 से इनकम चालू होता है। 14 और 15 इनकम के लिए है। एक्सपेंस के लिए लास्ट कौन सा है? लास्ट 21 है ना? 21 है ना, तो 14 और 15 इसके लिए हो गया। 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो ये इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इनकम ढूंढ और क्या। 10,40,000 फिर 24,000। ठीक है, 10,40,000 फिर 24,000, तो ये आएगा 10,64,000। अब एक्सपेंस का बोलो बेटा। 5,80,000 और 1,60,000। 1,60,000।
अब 18 का बोलो, 1,20,56,000। फिर 20 का बोलो, 40,000, फिर 1,24,000। 5,80,000 माइनस 1,60,000, 1,20,000 प्लस 56,000 प्लस 40,000 प्लस 1,24,000। तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है ये? 4,000, तो मैं बोलो 3,04,000 आएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स एड, कितना परसेंट है? 30%। इंटू 30%, तो 91,200 आएगा। ये मैं बोलूँ ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये आएगा 212,800। तो दो चीज मिल गया ना, तो पहले 91,200 लिख दे, 91,200, और वो भी लिख दे प्रॉफिट वाला। अभी इस साल का प्रॉफिट आ गया ना, एड करेंट ईयर प्रॉफिट कितना? 212,800। अब ट्रांसफर टू रिजर्व इसका 10%, 21280। ये हमेशा होना चाहिए, ये ऐसे ही होना चाहिए। 21280 मतलब जो भी आप ट्रांसफर करोगे ना, करेंट ईयर का ही प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो 50,000 प्लस 212,800 प्लस 21280, ये 284080, ये तो 1 लाख आएगा। डिविडेंड डीडीटी नहीं लिखा, ऐसा कैसा? 20,358 है ना। 20,358, क्योंकि डीडीटी सब एक साथ ही होते हैं। 2,0358, तो ये आएगा 1। और ये जितना ट्रांसफर किया उधर इतना ऐड भी तो होगा ना। ये आएगा 101। अब बैलेंस निकालो, 50,000 21280 माइनस 21280। ये मैंने गलत टोटल किया। 241,520 माइनस 1 लाख माइनस 20358, तो ये आएगा 121,162 प्लस 101,280, तो ये आएगा 222,442, ऐसा आएगा, ठीक है। इसका टोटल करो ना, 4,000 प्लस 28,000 प्लस 10,000, 358, तो 162,358। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन का हो गया। बस हो गया। अब आप प्लस माइनस करो, देखना आपका बैलेंस शीट का टोटल आएगा। करना है तो मैं कर लेता हूँ, उसमें क्या है। 4 लाख
कितना था टोटल? 14,60,000 कुछ आ रहा है मेरे हिसाब से। अब 5,70,000, 2,40,000, 2,26,000, 2,40,000, 60, 1,20,000। यस, टैली हो रहा है। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन था ना। भगवान। तो अब डीडीटी है ना, वो आपके ऊपर है। अगर आपको करना है तो आप करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिए तो जिए कैसे बिना आपके, लगता नहीं है दिल मेरा भी बिना आपके। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में नया सम्स हम लोग करेंगे। तब तक आप देखते रहिएगा, पूरा रिवीजन करते रहिएगा। बाय।